नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और इसके लिए कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, बात होगी कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और आइए आज सबसे पहले देखते हैं विज्ञान और किसान में क्या है आपके लिए खास। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज में कई घोषणाएं की हैं। इसमें कैंपा फंड का उपयोग करते हुए रोजगार के अवसर पैदा करना और किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी से जुड़ी घोषणाएं भी शामिल हैं। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण यानी कैंपा के अंतर्गत लगभग 6,000 करोड़ रुपए की निधियों का इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों के साथ साथ वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, कृत्रिम पुनरुत्पादन, वन प्रबंधन और मृदा व आर्द्रता संरक्षण के कामों में किया जाएगा। इनके अलावा वन संरक्षण, वन एवं वन्य जीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन आदि में भी इन निधियों का उपयोग होगा। भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपए तक की इन योजनाओं को तत्काल स्वीकृति देगी। इससे शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं ग्रामीण सहकारी बैंकों और आरआरबी की फसल ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए नाबार्ड 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पुनर्वित्तीय सहायता देगा। ये असमान रूप से आवंटित और मांग के अनुसार प्राप्य होगा। ये 90,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त राशि है जो क्षेत्र को नाबार्ड द्वारा दी जाएगी। इससे लगभग 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा, जिनमें ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं। साथ ही इससे उनकी रबी की फसल कटाई के बाद और खरीफ की मौजूदा जरूरतें पूरी होंगी। में पोषक तत्व प्राप्त हो सके। नर्सरी की पौध मुख्य खेत तक जाते समय 20 से 25 दिन की ही रखें ताकि अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो। नर्सरी तैयार होने के 5 से 6 दिन के भीतर रोपाई कर लें। पौध तैयार करने के लिए 1.25 मीटर चौड़ी व 8 मीटर लंबी क्यारियां बना लें। बीजों को अंकुरित करके ही बुवाई करें। अंकुरित बीज की बुवाई के 2-3 दिनों के बाद पौधशाला में सिंचाई करें। पौध की समय पर निराई गुड़ाई और उचित देखभाल बहुत जरूरी होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए क्विटल क्लोर 500 से 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए,
शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं ना सिर्फ जो हमारे सफल किसान हैं उनके बारे में, बल्कि किस तरीके से उनका कामयाबी का सफ़र अभी तक रहा है और कैसे वो दूसरे बाकी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। अभाव में जीवन की गुजर बसर करते इन आदिवासी को रफ्तार देने की कोशिश की भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर केपी सिंह ने। खेतों में छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कामों को सरल बनाने के लिए डॉक्टर केपी सिंह ने मशीनें बनाई, जिन्होंने आदिवासी किसानों के काम को काफी हद तक सरल बना दिया। हालांकि ये मशीनें एक दिन का फल नहीं थी, बल्कि 15 सालों की मेहनत का असर था। बीते 15 सालों से आदिवासियों की समस्या और इनके समाधान पर गहन विचार कर पुर्जा जोड़कर इजाद की गई तकनीक के सभी लोग कायल हुए। वो कहते हैं ना कि इरादे नेक हो तो तकदीर बदलने में देर नहीं लगती। डॉक्टर केपी सिंह ने न जाने कितने आदिवासी किसानों की तकदीर को बदला है। डॉक्टर केपी सिंह ने देश के खास तौर पर उन सीमांत किसानों पर फोकस किया जिनके लिए बंजर जमीन में उगने वाले पौधे ही फसल हैं, और दिन रात मेहनत कर आदिवासियों के लिए मशीनें बनाई। आज अगर आदिवासी थोड़ा बहुत भी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझिए उन मशीनों को बनाने में डॉक्टर केपी सिंह की बड़ी भूमिका रही है। कम से कम संसाधनों में खेती कर अपना गुजारा करने वाले ये लोग यूं तो मशीनों से दूर ही रहते हैं, लेकिन जिन भी इलाकों में इन आदिवासियों को मशीनों से जोड़ा गया, वहां इन आदिवासियों ने मशीनों को बड़ी तवज्जो दी। महज थोड़े से प्रशिक्षण के बाद ये लोग मशीन से इस तरह घुल मिल गए हैं मानो हर पुर्जे से इनका याराना हो। गरीब जरूर हैं, लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी उनको दीजिए वो अपने बच्चों से ज़्यादा उसको प्यार करते हैं। जैसे हमने मड़ुआ थ्रेसर बनाया, या यहाँ पर जो हमने मल्टी मिलेट थ्रेसर बनाया, उसको ट्राइबल लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं और इतना खुश होते हैं उसको उपयोग करके। और संजोग से उनके आशीर्वाद से, उन्होंने जो हमको दिल से आशीर्वाद दिया, तो हमने जो भी अभी तक जो इच्छा की है वो सब मिला है। ईश्वर कृपा से सब कुछ मुझे मिला है और मैं लाइफ से अपने सेटिस्फाइड हूँ बहुत, इसलिए कि उनसे जो हमको आशीर्वाद मिला है। क्योंकि वो जब उपयोग करते हैं, जैसे अभी हमने तामिया में अपनी मशीन दिया था, तो उनको हमने 1 दिन की ट्रेनिंग दी थी यहाँ पर थ्रेसर को चलाने के लिए। और मशीनरी का आप जानते हैं कि मशीनरी को ऑपरेट करना बहुत कठिन होता है। कोई भी मशीन का एडजस्टमेंट हम खुद ही मतलब उसको एडजस्ट करते हैं और बहुत डरते हैं कि कोई ऐसा उसमें गलत ना कर दे, कोई टूट फूट ना हो जाए। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मैं उनको विजिट करने गया 4 दिन बाद देने के थ्रेसर, तो वो अपने पूरे गांव का, पूरा जो गांव था उनका, उस पूरे ट्राइबल विलेज का पूरा मिलेट उन्होंने उससे मड़ाई कर दिया था। और हमने जब उनसे पूछा उसके बारे में, मशीन के बारे में, तो मशीन के बारे में जैसे वो मशीन बनाए हों और मैं श्रोता हूँ, इस तरह से उन्होंने समझाया, मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि अगर मशीन कोई ट्राइबल जो पढ़ा नहीं है, जिनके पास पूरे गाँव में एक मोबाइल है, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, पतालकोट एरिया की, पूरे गांव में एक मोबाइल है। आप सोच सकते हैं कि उसका लिटरेसी रेट क्या होगा। एक आदमी पढ़ा नहीं है, एक लड़का पढ़ा जो मोबाइल उपयोग करता है। उस गांव के लोग उस मशीन को इतना अच्छा उपयोग करके हमको बताते हैं कि ऐसे उसका सीव यूज करते हैं, इतना ये मोटर ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे उपयोग करते हैं, ये इसका ये एडजस्टमेंट है, इसका वो एडजस्टमेंट। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में अपने हम ट्राइबल्स के लिए अगर कुछ काम कर सके, चाहे वो किसी भी तरह से करें, पर्सनल लेवल पर या गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके या एनजीओ के हेल्प से, कुछ भी करें, लेकिन हम ट्राइबल के लिए कुछ काम करना चाहेंगे अपने। वैसे तो ये लोग खासकर मोटा अनाज ही उपजाते हैं, क्योंकि सामान्य अनाज वाली फसलों को उगाने में आदिवासी आज भी काफी पीछे हैं। जरूरत के हिसाब से डॉक्टर केपी सिंह ने इन्हें मोटे अनाज को ध्यान में रखकर मशीनें बनाई हैं। एक मशीन से किसान बाजरा, कोदो, सावा जैसे अनाज की मढ़ाई कर सकते हैं, और यदि थोड़ा सा बदलाव किया जाए तो उसी मशीन से गहाई का काम भी किया जा सकता है। बहुत कम कीमत वाली ये मशीनें आदिवासियों की खेती करने और जीवन यापन करने के ढंग को बदल रही हैं। हालांकि इसमें बिजली एक बड़ी समस्या है, लेकिन जिन इलाकों में पर्याप्त सप्लाई है वहां के किसान इनका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, खेती में काम आने वाले छोटे छोटे औजारों जैसे कुदला, दरात, गार्डन रेक में भी जरूरत के हिसाब से तब्दीली कर उन्हें और भी ज्यादा उपयोगी बनाया है।
हैंड टूल्स पर भी काम किया अल्मोड़ा में, जो कि बहुत ही प्रचलित हुई। कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर तो उसको नहीं बना रहा है, लेकिन 5 ऐसे हैंड टूल्स थे जो आप अभी भी अगर अल्मोड़ा में जाएं और पूछें तो सबसे ज़्यादा हमको जो वहाँ पर ख्याति मिली काम से, वो छोटे हैंड टूल्स से। जैसे कुटला था, हमने बनाया था, दरांत बनाया था। दरांत जो यहाँ पर सिकल होता है उसको पहाड़ों में दरांत बोलते हैं, और कुटला बोलते हैं जो छोटी कुदाली होती है उसको कुटला बोलते हैं पहाड़ों में। रेक जो गार्डन रेक होता है, गार्डन रेक हमने वहाँ पर बनाया था। तो इसमें हमने चेंज किया था, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट किए थे हमने। उसमें पहले जो बिंडा बोलते हैं उसको, जो हैंडल होता है, तो हैंडल को पहाड़ों में बिंडा बोलते हैं। तो हैंडल वहाँ पे लकड़ी। डॉक्टर केपी सिंह ने अपने 15 साल के अनुभव से 5 मशीनें बनाई। इनमें से 3 मशीनें कमर्शियलाइज हुई। सभी मशीनें आज सामान्य किसानों के खेतों के साथ साथ आदिवासियों के खेतों में चमत्कार कर रही हैं। डॉक्टर केपी सिंह ने साल 2001 में व्यावसायिक करियर शुरू किया और साल 2010 तक वाल्मीकि कृषि अनुसंधान संस्थान में रहे। और इन्हीं 10 सालों में डॉक्टर केपी सिंह ने 3 मशीनों को इजाद किया, जिन्हें सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया ताकि मशीनें किसानों की पहुंच में आ सकें और वो इन मशीनों का इस्तेमाल कर सफल खेती के जरिए जिंदगी में खुशहाली ला सकें। इनके इस कार्य के लिए सरकार ने प्रोत्साहित तो किया ही, साथ ही सम्मानित भी किया। लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि जिन लोगों के लिए प्रयास किए गए वो उन तक पहुंचे। डॉक्टर केपी सिंह मानते हैं कि आदिवासी किसानों के चेहरों पर बिखरती मुस्कान ही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। लगातार कृषि दर्शन में आपको नई नई जानकारी हम देते हैं और उस जानकारी को देखकर काफ़ी सारे सवाल आपके जहन में भी आते होंगे। उन सवालों के जवाब देने के लिए जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं और आपके जो सवाल थे उन पर विशेषज्ञ आज क्या जवाब दे रहे हैं, आइए देखते हैं। अंगूर जो है निर्यात के क्षेत्रों में काफ़ी आगे है। ऐसे जगहों में ऐसी किस्में जिसमें भंडारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे ज़्यादा चलती है। इसी कारणवश रेड ग्लोब पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रंगीन किस्मों में सबसे ज़्यादा मांग रहने वाली किस्में हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की ज़रूरत हर एक किस्मों में अलग अलग अवस्था में दी जाती है। जैसे प्रूनिंग या जो छांटने के बाद में उसमें से जो गुच्छे का अंकुरण होता है वहाँ से लेके तो उसमें पानी उतरने तक तब तक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। परिणाम स्वरूप उसमें लंबे गुच्छों की लंबाई बढ़ाने के लिए उसकी जो ये रैचिस है उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए परिणाम स्वरूप गुच्छों का ढीला होना है और साथ ही उसके मनी के बड़े आकार होने में भी मदद मिलती है। परंतु इनका इस्तेमाल वेराइटीज़ जैसे रेड ग्लोब इसमें नहीं कर सकते या करना नहीं चाहिए और ज़रूरत नहीं होती। उसी तरीके से तीसरी वैरायटी है फैंटेसी सीडलेस। ये दोनों वैरायटी हमारे यूएसए से हम भारत में लाई गई है। फैंटेसी सीडलेस भी रेड ग्लोब की तरह ढीले गुच्छों, नैसर्गिक रूप से ढीले गुच्छों की होती है। उसमें आकार बढ़ाने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती और इनका आकार बढ़ाने के लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती। मांजरी नवीन काले रंग की किस्म है। इसके फलों का आकार लगभग एक जैसा होता है और ये पकने के लिए दूसरी किस्मों के मुकाबले कम समय लेती है। किशमिश के लिए मांजरी किशमिश अलग से तैयार की गई प्रजाति है और औषधीय गुणों के लिए मांजरी मेडिका है। मांजरी मेडिका की खासियत ये है कि इसका छिलका और गुदा दोनों रंगीन होते हैं। जूस के लिए बहुत ही अनुकूल है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स के उपयोग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य खाने के लिए नहीं है बल्कि केवल किशमिश बनाने के लिए। जहाँ जहाँ पे कोई भी किस्म जो किशमिश बनाने के उद्देश्य से लगाई जाती है उसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा है कि इसके फ्रूटफुलनेस या इसमें जो गुच्छों की संख्या है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है थॉमसन सीडलेस की तुलना में। जूस जो है उसके लिए एक वैरायटी बनाई गई है जिसे हमने नाम दिया है मांजरी मेडिका। मांजरी मेडिका ये ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस में से संकरित एक किस्म है।
अभी तक आप जैसे देखिए कि चाहे किस्म हरी हो या काली, आप देखेंगे इसके त्वचा के रंग में फ़र्क है। ये है हरी, पर इसकी त्वचा निकालने के बाद में अंदर का जो गूदा आप देखेंगे ये भी हरा, ये भी सफ़ेद रहेगा। उसी तरीके से आप काली किस्म का भी अगर गूदा देखेंगे तो सफ़ेद रहेगा। पर मांजरी मेडिका के बारे में वैसा नहीं है। ये टेंचुरियन वैरायटी या किस्म बोलेंगे। टेंचुरियन का मतलब है जिसका गूदा भी कलर रहता है या रंगीन होता है। आप देखेंगे जैसे इससे ये एक जूस के उद्देश्य से बनाई हुई किस्म है। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, आज फार्मिंग इंडिया में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं मसालों की खेती के बारे में। जी हाँ, कुछ खास मसाले ऐसे हैं जिनकी लगातार मांग निकल कर आती है और विदेशों में भी अच्छी मांग है। इनकी खेती करके आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। केसर और हींग दुनिया के सबसे मूल्यवान मसालों में गिने जाते हैं। भारतीय व्यंजनों में सदियों से हींग और केसर का व्यापक रूप से उपयोग होता रहा है। इसके बावजूद देश में इन दोनों ही कीमती मसालों का उत्पादन सीमित है। भारत में केसर की वार्षिक मांग करीब 100 टन है, लेकिन हमारे देश में इसका औसत उत्पादन लगभग 6 से 7 टन ही होता है। इस कारण हर साल बड़ी मात्रा में केसर का आयात करना पड़ता है। इसी तरह भारत में हींग उत्पादन भी नहीं है और हर साल 600 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 1200 मैट्रिक टन कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से आयात करनी पड़ती है। केसर और हींग का उत्पादन बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने परस्पर रूप से रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ साथ हाथ मिलाया। ये साझेदारी हिमाचल प्रदेश में कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में मददगार हो सकती है। इस पहल के तहत भावी किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों को क्षमता निर्माण, नवाचारों के हस्तांतरण, कौशल विकास और अन्य विस्तार गतिविधियों का लाभ मिल सकता है। CSIR IHBT के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि इन फसलों की पैदावार बढ़ती है तो इनके आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। संस्थान किसानों को इसके बारे में तकनीकी जानकारी मुहैया कराने के साथ ही राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों एवं किसानों को प्रशिक्षित भी करेगा। राज्य में केसर और हींग के क्रमशः घनकंद और बीज उत्पादन केंद्र भी खोले जाएंगे। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में करीब 2825 हेक्टेयर क्षेत्र में केसर की खेती होती है। संस्थान ने केसर उत्पादन की तकनीक विकसित की है, जिसका उपयोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के गैर परंपरागत केसर उत्पादक क्षेत्रों में किया जा रहा है। संस्थान में रोग मुक्त घनकंद के उत्पादन के लिए टिश्यू कल्चर प्रोटोकॉल भी विकसित किए गए हैं। संस्थान ने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली की मदद से हींग से संबंधित 6 पादप सामग्री पेश की है और उसके उत्पादन की पद्धति को भारतीय दशाओं के अनुसार मानक रूप प्रदान करने का प्रयास किया है।
डॉक्टर कुमार ने कहा कि परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तकनीकी सहायता के अलावा केसर उत्पादन क्षेत्रों की निगरानी और किसानों के लिए अन्य क्षेत्रों के दौरे भी आयोजित किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में राज्य में कुल 750 एकड़ भूमि इन फसलों के अंतर्गत आने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर आर के कौंडल ने कहा कि ये परियोजना किसानों की आजीविका में वृद्धि करने के साथ साथ राज्य और देश को लाभान्वित करने में मददगार हो सकती है। और अब कृषि दर्शन में आपको दिखाते हैं देश भर के मौसम का हाल और कुछ मंडियों का हाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लोधी रोड नई दिल्ली से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 11 जून 2020 को 1.0 मिलीमीटर वर्षा की संभावना है। 11 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, वहीं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बादलों की स्थिति 4 ओक्टा रहेगी। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 80% और न्यूनतम 35% रहने का अनुमान है। वहीं हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है और हवा की दिशा के बारे में अनुमान है कि वह उत्तर उत्तर पश्चिम रहेगी। साथ ही आने वाले दिनों में हल्की बारिश तथा तेज हवा झक्कड़ चलने की संभावना है। किसान बहनों भाइयों, हम जानते हैं देश के कुछ हिस्सों में इस वक्त जो टिड्डियों का प्रकोप है वो देखा जा रहा है। ऐसे में आप अपनी फसल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे जो टिड्डियां हैं वो आपकी फसल को प्रभावित ना करें, जो नुकसान है वो कम से कम हो, इसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जानते हैं। तो देखिए, आपने ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी और यही जानकारी लगातार आपके लिए हम लाते रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। कृषि से संबंधित और जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।